हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी टेक्निकल हेल्पर की तीसरी क्लास है और अब से पहले की जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी उसके अंदर अपना लास्ट का टॉपिक था किरचॉफ का नियम। दोस्तों, अपन ने किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में अच्छी तरह से उसके बारे में अध्ययन किया और उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। लेकिन कल जो अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे वो केवल एक बॉक्स वाले थे और मैं कल आपसे बोल के गया था कि अगली क्लास में हम 2 बॉक्स वाले न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, किरचॉफ के नियम को ही अपन आगे देखते हैं। उसके अंदर देखते हैं अगर 2 बॉक्स वाले न्यूमेरिकल आ जाए तो उन्हें अपन को किस प्रकार सोल्व करना है। तो अगला अपना क्वेश्चन है किरचॉफ नियम का ही। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये 3 प्रतिरोध है और 2 बैटरी के साथ जुड़े हैं। मान लो इस प्रतिरोध का मान है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये क्या है 12 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। अपन को क्या याद करना है, इस प्रतिरोध या इस प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। किसके? 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी उसका मान अपन को पता करना है। तो फ्रेंड, कल मैंने आपको बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम में एक बॉक्स वाला अपन ने जैसे सोल्व किया था। तो यहाँ पर देखो, एक बॉक्स तो अपने पास ये बन रहा है और एक बॉक्स ये बन रहा है। जो अपन इक्वेशन बनाएंगे इसमें, तो अपन ने जो एक बॉक्स वाली विधि काम में ली थी ना, वैसा का वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें करना है। एक बॉक्स वाली विधि में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपनी मर्जी से इस सर्किट के अंदर किसी भी दिशा के अंदर क्या मानते हैं, करंट मानते हैं। मैं इसके अंदर मान लेता हूं इस सर्किट के अंदर आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पेयर की? आई एम्पेयर की। अब धारा प्रवाह की दिशा मानने के पश्चात अपन को क्या लगाने, प्रतिरोधों के ऊपर क्या लगाने, चिन्ह। प्रतिरोध के अंदर मैंने बताया था, ये मान लो कोई प्रतिरोध है, इसके अंदर इधर से धारा प्रवेश कर रही है। जिस सिरे से प्रतिरोध में धारा प्रवेश करेगी वो सिरा तो बनता है प्लस। क्या बनता है? प्लस। और जिस सिरे से प्रतिरोध से धारा बाहर निकलती है वो सिरा बनता है क्या? माइनस। क्या बनता है? माइनस। तो देखो, इस सिरे से यहां से प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवेश कर रही है तो ये प्रतिरोध का प्लस सिरा होगा और ये कौन सा होगा? माइनस। अब देखो, इस पॉइंट पर आते ही यहां से मान लो कितने एम्पेयर की धारा आ रही थी? आई। इस पॉइंट पे आते ही अब धारा कितने रास्तों में बढ़ जाएगी? 2 रास्तों में। कुछ धारा इसके अंदर जाएगी और कुछ धारा इसके अंदर जाएगी। अब वो कितनी जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन ब्रांच के प्रतिरोध के ऊपर। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा कितनी जाएगी? ज्यादा। लेकिन अपन मान लेते हैं ये जो 3 ओम का प्रतिरोध, यहां से आई एम्पेयर की धारा आ रही थी, उसमें से आई 1 एम्पेयर की धारा इसमें गई। क्या? टोटल आई करंट आ रही थी, उसमें से आई 1 धारा इधर गई। तो इस ब्रांच में जाने वाली धारा कितनी होगी? देखो, टोटल आई थी, उसमें से कितनी गई? आई 1। तो क्या बचेगी? आई माइनस आई 1। तो इसके अंदर जाने वाली धारा का मान कितना होगा? आई माइनस आई 1। ऐसे समझ लो, मान लो यहां से टोटल 20 एम्पेयर करंट आ रही। कितने एम्पेयर की आ रही थी? 20। 20 में से मान लो 5 एम्पेयर इसके अंदर गई, 20 में से 5 है इसके अंदर गई, तो बची कितनी आपकी? 15 बची ना। तो 15 एम्पेयर की जो करंट है वो इसमें से जाएगी। तो देखो, 20 माइनस 5 जो जा रही थी, टोटल करंट किसको माना? 20 को है आपकी,
टोटल करंट, 5 क्या है इसमें जाने वाली करंट, तो I माइनस I1 बराबर क्या होगा 2 ओम के प्रतिरोध में जाने वाली धारा। तो यदि I में से I1 धारा इसमें चली जाएगी तो इसमें कितनी बचेगी, I माइनस I1 बचेगी। अब देखो इस प्रतिरोध में धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो प्रतिरोध का ये सिरा कौन सा होगा, प्लस, और ये सिरा कौन सा होगा, माइनस। इस प्रतिरोध में धारा इधर से इस तरफ जा रही है, तो प्रतिरोध का ये सिरा होगा प्लस और ये सिरा क्या होगा, माइनस। ये बैटरी का कौन सा सिरा है, माइनस, और ये कौन सा सिरा है आपका, प्लस। यहाँ से धारा कितनी आएगी, I माइनस I1। इधर से धारा कितनी आएगी, I1। ये दोनों करंट वापस मिलेगी तो इसके अंदर से कितनी धारा जाएगी, I। आगे देखिए ये बैटरी की माइनस प्लेट है और ये बैटरी की कौन सी प्लेट है, प्लस प्लेट। तो अभी अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो अपन ने एक बॉक्स वाली विधि पढ़ी थी उसी के अनुसार इसमें किया है। अपन ने क्या किया, अपनी तरफ से कोई सी भी करंट मान ली, फिर उसको इस पूरे सर्किट के अंदर क्या करवा दिया, फ्लो। रेजिस्टेंस में जिस सिरे से करंट अंदर प्रवेश करेगी वो सिरा बनेगा प्लस, और जिस सिरे से करंट बाहर निकलेगी वो सिरा बनेगा माइनस। इसके पश्चात क्या करना है अपन को, 2 बॉक्स है, पहले अपन एक बॉक्स ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं जैसे A B C D E और F। अपन क्या करते हैं, सबसे ये पहला वाला बॉक्स लेते हैं, तो मैंने लेता हूं A E F D A। कौन सा बंद परिपथ ले लिया अपन ने, A E F D और A। अब इसके अंदर किसी भी एक दिशा के अंदर घूमना है, मान लो मैं घड़ी की दिशा में घूम जाता हूं, तो A से कहाँ जाएंगे अपन, E पर। A से E की तरफ जा रहे हैं, तो पहले चिन्ह कौन सा है आपका, प्लस, तो क्या निशान लूंगा मैं यहाँ पर, प्लस का। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों का क्या लेते हैं अपन, विभवांतर। तो देखो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, इसके प्रतिरोध को और इसकी धारा को गुणा करूंगा तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आ जाएगा, 2I। इसमें बहने वाली धारा I1 है, इसका 3 प्रतिरोध है, तो इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा 3I1। इसका प्रतिरोध 2 ओम है और बहने वाली धारा I माइनस I1 है, तो इसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 इंटू I माइनस I1। तो इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा, 2I, और चिन्ह पहले कौन सा है, प्लस, तो 2I किसका होगा आपका, प्लस का। फिर E से कहाँ जा रहे हैं अपन, F में, तो E से F की तरफ जा रहे हैं, तो पहले चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस। विभवांतर कितना है इसका, 3I1, यहाँ पर कितना है, I1। फिर F से D के बीच में ना तो कोई बैटरी है ना ही प्रतिरोध, तो कुछ नहीं आएगा। D से अपन जा रहे हैं A की तरफ, तो पहले चिन्ह कौन सा है आपका, माइनस, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20, बराबर कितना होगा आपका, 0। इस समीकरण को अगर अपन सोल्व करें तो देखो ये माइनस वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, तो क्या बन जाएगा, 2I प्लस के 3I1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये मान लो समीकरण नंबर कौन सा है, 1 है। अब अपन देखते हैं लूप नंबर सेकंड है। लूप सेकंड में चलते हैं अपन E B C F और E की तरफ। देखो E से अपन जा रहे हैं B की तरफ, तो पहले चिन्ह कौन सा आ रहा है आपका, प्लस, तो पहले निशान कौन सा आएगा आपका, प्लस। इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है, 2 इंटू I माइनस I1, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 इंटू I माइनस I1। B से जा रहे हैं C की तरफ, पहले चिन्ह कौन सा पड़ रहा है, माइनस, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12। फिर C से F की तरफ कुछ पड़ रहा है क्या, नहीं। फिर अपन जा रहे हैं F से E की तरफ, तो F से E की तरफ जा रहे हैं, तो पहले चिन्ह कौन सा पड़ रहा है अपन के पास, माइनस, और प्रतिरोध है, और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है, 3I1। इनका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसको इस संख्या से गुणा कर दो तो 2I माइनस के 2I1 माइनस के 12 माइनस के 3I1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो ये भी I1 है और ये भी I1 है,
ये भी माइनस में और ये भी क्या है, माइनस में। चिन्ह समान होने पर संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 2i माइनस के 5i1 माइनस के 12 बराबर 0। 12 को बराबर के इस तरफ ले आओ तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो क्या हो जाएगा समीकरण, 2i माइनस 5i1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 2। तो अपन ने इस बॉक्स से एक समीकरण बनाया और इस बॉक्स से दूसरा समीकरण बनाया। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन i और i1 का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण फर्स्ट दे रखा है अपने पास 2i प्लस 3i1 बराबर दे रखा है 20, और समीकरण सेकंड दे रखा है 2i माइनस 5i1 बराबर दे रखा है क्या, 12। इनको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये दोनों संख्या समान है ना, तो इनको कैंसिल करने के लिए चिन्ह बदल लेते हैं। इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 2i से 2i क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8i1 बराबर ये प्लस का ये माइनस का, 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो अपन को निकालना है i1। i1 बराबर कितना हो गया, 8/8 बराबर हो गया क्या, 1 एम्पियर। तो अपने पास i1 का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब i1 का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण के अंदर रखकर अपन किसका मान निकाल सकते हैं, i का। मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर क्या करता हूँ, i1 की वैल्यू क्या करता हूँ, इसमें रखता हूँ। तो देखो 2i प्लस 3, i1 बराबर कितना आया अपने पास, 1 बराबर कितना है, 20। तो 2i प्लस के 3 बराबर 20। इस प्लस वाली संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 20 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17। तो 2i बराबर क्या बचेगा, 17। तो i बराबर कितना बच गया अपने पास, 17/2 यानी कि 8.5 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर, और इसके अंदर बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 8.5 एम्पियर। अगर मेरे को इस लूप के अंदर बहने वाली धारा का मान निकालना है तो देखो इस लूप के अंदर धारा कितनी बह रही है, i माइनस i1, i माइनस i1। अब i का मान कितना है, 8.5, i1 का मान कितना है, 1। तो इसके अंदर बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 7.5 एम्पियर। इस प्रकार अपन दो बॉक्स विधि की सहायता से इन्हीं दोनों बॉक्सों के अंदर प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया, जो प्रोसेस अपन ने एक बॉक्स के अंदर किया था वही प्रोसेस अपने सेम इनमें किया। हुआ क्या, इस बॉक्स से एक समीकरण प्राप्त हुई और इस बॉक्स से दूसरी समीकरण, फिर दोनों द्विघात समीकरण को सोल्व करके अपन ने i1 और i का मान प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड ये था आपके किरचॉफ नियम में दो बॉक्स आने पर किस प्रकार अपन i1 और i2 का मान ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, अपन ने इसमें देखा अपन को यहाँ पर i1 और i2 का मान ज्ञात करने में बहुत समय लग रहा है। क्या लग रहा है, बहुत ही टाइम लग रहा है इसमें। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिससे अपन बिना समीकरण बनाए डायरेक्ट अपन i1 i और इन सभी करंट का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे वो ITI के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे अपन डायरेक्ट बिना इन इक्वेशन और इतनी बड़ी कैलकुलेशन किए बिना बहुत ही कम सेकंड के अंदर अपन इन करंट का मान ज्ञात कर सके। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर इसके बाद में अपन इसी क्वेश्चन को उसी मेथड से अपन सोल्व करेंगे। तो देखो उसका नाम है आपका नोडल एनालिसिस। जो अब आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है,
नोडल एनालिसिस। देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है, जिसे अपन यही लेते हैं। अभी क्वेश्चन था अपना, यहां पर 2 था, इधर भी एक प्रतिरोध 2 था, इधर एक 3 ओम का प्रतिरोध था, यहां पर अपन ने एक बैटरी और एक बैटरी यहां पर लग रही थी कुछ इस प्रकार से। ये था आपका 2 ओम, ये था आपका 2 ओम, ये 3 ओम, ये बैटरी थी आपकी 20 वोल्ट की और ये बैटरी थी आपकी 12 वोल्ट की। ये क्वेश्चन था, इसको अपन ने किरचॉफ के नियम से सोल्व किया। तो अपन ने इस बॉक्स से एक समीकरण बनाई, इस बॉक्स से दूसरी समीकरण बनाई और तब जाके इसको अपन ने सोल्व किया। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि अपन नोडल एनालिसिस की सहायता से करें तो बहुत ही कम सेकंड के अंदर इसके अंदर अपन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है। देखो ये जो निचले वाला लोड होता है, निचले वाला नोड है ना, इस नोड को मानते हैं अपन रेफरेंस नोड। क्या नाम जानते हैं इसको? रेफरेंस नोड। ये कौन सा नोड होता है आपका? रेफरेंस नोड। इस रेफरेंस नोड का जो विभव होता है, उस विभव के मान को अपन कितना मानते हैं? 0। इस रेफरेंस नोड पर विभव का मान कितना मानते हैं अपन? 0। ये जो ऊपर वाला नोड है इसको अपन मानते हैं क्या? Vx। कौन सा नोड मानते हैं? Vx। तो नोडल एनालिसिस के अंदर क्या करना है, जो आपका रेफरेंस नोड है इसको कौन सा नोड मानना है अपन को? रेफरेंस। इस रेफरेंस नोड के विभव का मान कितना मानेंगे अपन? 0। और ये जो ऊपर वाला नोड है इसको क्या मानेंगे अपन? Vx। क्या मानेंगे? Vx। तो सबसे पहला क्या काम किया अपन ने? रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड के विभव को 0 मानते हैं। क्या किया अपन ने? पहला काम, इस रेफरेंस नोड के विभव को क्या माना अपन ने? 0। दूसरा क्या करते हैं, ये जो Vx वाला नोड है इससे अपन क्या करते हैं? सभी करंट को क्या मानते हैं? आउटगोइंग। तो Vx से अभी सभी करंटों को अपन क्या मान लेते हैं? आउटगोइंग। मान लो ये करंट है आपकी I1, ये है आपकी I2, ये क्या है? I3। तो अगला काम क्या किया अपन ने, ये जो Vx नोड है, क्या? Vx नोड, Vx नोड पर सभी करंट को आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब बाहर की तरफ जाने वाली मानते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं अपन, ये जो Vx नोड माना था इस पर सभी करंट को क्या माना? आउटगोइंग। भाई ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है और ये भी क्या जा रही है? बाहर। तो सभी करंटों को अपन क्या कर लेते हैं? आउटगोइंग करंट मान लेते हैं। कौन सी करंट मान लेते हैं? आउटगोइंग करंट। अब क्या करते हैं, जो बैटरी की जो पहली प्लेट है, देखो इधर से आ रहे हैं ना अपन, तो ये बैटरी की कौन सी प्लेट है? पहली। और ये कौन सी बैटरी की? माइनस। इधर से अपन चलेंगे तो ये बैटरी की कौन सी प्लेट है? माइनस। और ये बैटरी की कौन सी प्लेट है? प्लस। तो बैटरी की जो पहली प्लेट है उसकी विपरीत प्लेट लेते हैं। जैसे बैटरी की प्लस प्लेट है तो चिन्ह क्या लेंगे अपन? माइनस। बैटरी की पहले माइनस प्लेट है तो चिन्ह कौन सा लेंगे अपन? प्लस। तो बैटरी की जो प्लेट है, क्या? बैटरी की जो प्लेट है उसकी क्या करते हैं अपन? विपरीत प्लेट लेते हैं। बैटरी के अंदर क्या करते हैं अपन? बैटरी में उसकी प्लेट के, बैटरी में उसकी विपरीत प्लेट लेते हैं, विपरीत प्लेट का चिन्ह लेते हैं। क्या किया अपन ने? तीसरा, ये जो बैटरी है उसकी अपन विपरीत प्लेट का क्या लेते हैं? चिन्ह। चौथा क्या करते हैं अपन,
ये जो वी एक्स नोड है इस पर अपन क्या लगाते हैं, केसीएल, यानी कि किरचॉफ का जो करंट नियम था या किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, इस वी एक्स पर अपन किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। चौथा क्या करेंगे, वी एक्स पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य। मान लो ये आपका संधि बिंदु है, क्योंकि ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक करंट आके मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, संधि बिंदु। तो जब अपन वी एक्स पे किरचॉफ का अपन प्रथम नियम लगाएंगे तो इस पर सभी धाराओं का बीज योग कितना होगा, 0। कितनी धारा है यहाँ पर, 3। इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 0 के अनुसार। तो केसीएल के अनुसार क्या, केसीएल के अनुसार क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये किसका नियम है, आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। तो क्या किया अभी तक अपन ने, सबसे पहले रेफरेंस नोड माना, उस रेफरेंस नोड के विभव को क्या मानते हैं अपन, शून्य। इसको कौन सा नोड माना है अपन ने, रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड के विभव को क्या माना अपन ने, शून्य। दूसरा क्या काम किया, जो वी एक्स वाला नोड है उस पर सभी करंट को क्या मानते हैं अपन, आउटगोइंग। ये आपका वी एक्स नोड है, इस पर सभी करंट को अपन ने क्या माना है, आउटगोइंग। फिर तीसरा क्या करते हैं, बैटरी में उसकी विपरीत प्लेट का चिन्ह लेते हैं। भाई इधर से अपन आ रही है ना करंट, तो पहले कौन सी प्लेट पड़ रही है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह ना लेके उसकी विपरीत प्लेट का चिन्ह लेंगे, मतलब कौन सा लेंगे, माइनस। ऐसे कैसे, यहाँ पर पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस, तो सॉरी माइनस, तो माइनस चिन्ह न लेकर उसकी विपरीत प्लेट का चिन्ह मतलब कौन सा लेंगे अपन, प्लस लेंगे। फिर वी एक्स नोड पर क्या लगाते हैं अपन, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब इस संधि बिंदु पर सभी धाराओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब देखो मान लो मेरे को करंट I1 का मान निकालना है, तो अपन क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है आपका, V बटे R। V का मान निकालने, देखो ये प्रतिरोध है, V का मतलब विभवांतर है ना, इस प्रतिरोध के इस सिरे के विभव का मान कितना है, Vx, और इस सिरे का विभव कितना है, देखो प्लस है ना, प्लस के विपरीत चिन्ह लेंगे तो कौन सा होगा, माइनस के 20। अब विभवांतर क्या होता है, चालक पदार्थ के दोनों सिरों के विभव का अंतर क्या होता है, विभवांतर। तो Vx माइनस 20, V का मान तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, Vx माइनस के क्या होगा, 20, यानी कि जो ये Vx है उस पर बैटरी का प्लस चिन्ह है, तो इसका जस्ट विपरीत चिन्ह लेंगे तो Vx माइनस के क्या हो गया, 20। इसमें इस प्रतिरोध का क्या लगाएंगे, भाग बटे क्या आ जाएगा, 2। ये किसका मान हो जाएगा आपका, I1 का। किसका हो जाएगा, I1 का। अब देखो I2 का मान निकालो, I2 बराबर क्या हो जाएगा, Vx, तो ये रहा, नीचे कितना है, 0 है, तो Vx में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, Vx बटे प्रतिरोध कितना है, 3, तो भाग किसका लगेगा आपका, 3 का। ऐसे कैसे, I3 क्या हो जाएगा, देखो Vx माइनस आ गया ना, माइनस का जस्ट कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस का, क्योंकि बैटरी में उसकी विपरीत प्लेट का कौन सा चिन्ह लेते हैं अपन, माइनस। तो Vx प्लस क्या होगा, 12, Vx प्लस के 12 क्या हो जाएगा आपका, Vx प्लस के 12। प्रतिरोध कितना है आपका, 2, तो भाग किसका लगेगा आपका, 2 का। तो I1 का मान ज्ञात करने के लिए Vx चिन्ह प्लस आया तो कौन सा लेंगे, माइनस, तो Vx माइनस 20 बटे 2, Vx माइनस 0 बटे 3, Vx माइनस चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस, तो Vx प्लस 12 बटे 2। इस प्रकार अपन I1, I2 और I3 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, Vx माइनस 20 बटे 2 प्लस Vx बटे 3 प्लस Vx प्लस के 12 बटे 2, ये आ गया अपने पास। अभी इनका क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। इस 2 में इस 6 में इस 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 इंटू Vx माइनस 20, चिन्ह कौन सा है आपका, प्लस,
इस 3 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। किससे गुणा होगा, Vx से। प्लस इस 2 का इस 6 में भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और गुना किससे होगा, ये Vx प्लस के 12 बराबर क्या है, 0। ये संख्या इधर जाएगी तो 0 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगी, 0। तो अपना क्या बचेगा, इस 3 को इससे गुणा करो, 3 Vx माइनस इसको इससे गुणा करो, कितना आ गया 60, प्लस 2 Vx प्लस 3 को इससे गुणा करो, कितना आ गया 3 Vx प्लस 3 को 12 से गुणा करो, कितना आ गया 36 बराबर कितना हो गया 0। 6 तो इधर आ गया है तो यहाँ पर इससे 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 0 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो Vx वाली संख्या एक तरफ जोड़ लो और जो संख्या वाली मान है वो एक तरफ। तो देखो 3 2 5, क्या 3 और 2 5 और 5 और 3 8, कितने हो गए 8 Vx माइनस के 60 और प्लस के 36, माइनस 60 में से प्लस के 36 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस का 24 इधर का जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 8 Vx बराबर कितना हो जाएगा 24। Vx से 8 क्या हो रहा है, गुणा। तो गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा, भाग। तो Vx बराबर कितना आ जाएगा 24/3 बराबर कितना आ गया 8 वोल्ट। सॉरी 3 का भाग देंगे ना, देखो 8 है यहाँ पर, तो किसका भाग लगेगा 8 का। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 3 वोल्ट। तो अपन ने किसका मान निकाल लिया, Vx का। Vx का मान अपने पास कितना आ गया 3 वोल्ट। अब बताओ किसकी करंट मापनी है अपन को। अगर मेरे को I1 नापनी है, क्या मापनी है I1, तो ये I1 है Vx माइनस 20/2। इसके अंदर Vx का क्या लगा दो आप, भाग लगा दो। तो देखो Vx की जगह कितना है आपका, I1 बराबर कितना है आपका, I1 बराबर है Vx माइनस 20/2। Vx का मान कितना अपने पास 3, तो 3 माइनस 20/2 बराबर हो गया माइनस के 17/2 बराबर आ गया 8.5। वो किसका आया, माइनस का। तो मैंने आपको लिखाया था यदि करंट का मान माइनस में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा अपन के द्वारा मानी गई धारा की दिशा के क्या होगी, विपरीत। देखो अपन ने धारा की दिशा ऐसे मानी थी, लेकिन अपन का जो आंसर आया है वो माइनस के 8.5 आया। तो धारा की दिशा ये न होके इसकी जस्ट विपरीत दिशा में, मतलब धारा इस दिशा के अंदर प्रवाहित होगी। तो अपन ने किरचॉफ के नियम से जो आंसर निकाला था वो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना आया था अपना 8.5 आया था। अब भी देख लो I1 का मान कितना है 8.5। मान लो मेरे को इस 3 ओम के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, तो किसका मान निकालना पड़ेगा, I2 का। और I2 बराबर क्या है, Vx बटे क्या है 3। देखो I2 बराबर क्या है Vx बटे 3। और Vx का मान कितना निकाला था अपन ने 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ऐसे कैसे इसमें निकालेंगे, तो इसका कितना देखो Vx प्लस के 12/3। Vx का मान कितना है 3, और 3 और 12 कितने हो जाएंगे 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। तो यही आंसर अपन ने किरचॉफ के नियम से निकाले थे और इन्हीं आंसरों को अपन ने इसकी सहायता से निकाला। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, नहीं तो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। ये तो अपन फर्स्ट बार किया इसलिए अपन को इतना टाइम लगा। तो क्या किया अपन ने, सबसे पहला काम जो रेफरेंस नोड था उसके विभव को क्या मानते, 0। दूसरा क्या किया, जो Vx नोड है ये वाला नोड, ये नोड कौन सा आपका Vx, इस नोड पर सभी करंट को क्या माना अपन ने, आउट हुई। तीसरा क्या किया, बैटरी में उसकी विपरीत प्लेट का क्या लेते हैं अपन, चिन्ह। और यदि Vx पर क्या करते हैं अपन, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो देखो सभी करंट आउट गोइंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनका मान किसके बराबर होगा, 0 के। अब मेरे को I1 का मान निकालना है, तो Vx
बैटरी का प्लस चिन्ह उसका विपरीत चिन्ह लेना, तो क्या आएगा माइनस। तो Vx माइनस के 20 बटे कितना आएगा 2। ऐसे कैसे, यहाँ पर आएगा Vx माइनस की जगह चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, क्योंकि विपरीत चिन्ह लेना है। Vx प्लस के 12 बटे कितना आएगा 2। फिर यहाँ पर कितना आएगा Vx, यहाँ पर कितना है 0, तो Vx माइनस 0 बटे 3। फिर अपन ने एलसीएम लेके किसका मान निकाला Vx का, फिर इसके अंदर Vx का मान रख के अपन I1, I2 और I3 का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की सहायता से अपन चाहे एक बॉक्स हो, चाहे दो बॉक्स हो, चाहे तीन बॉक्स हो, कितने भी हो, इस मेथड से अपन सभी के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसको मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। एक 4 वोल्ट की बैटरी है, एक बैटरी यहां पर भी लगा देते हैं। एक बैटरी उल्टा ले लो, कैसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये 4 वोल्ट की, ये भी 4 वोल्ट की, और ये मान लो ये 8 वोल्ट की बैटरी है। आपको क्या करना है, इस 1 ओम के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। किसका, 1 ओम में क्या करना है, फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। क्या करना है आपको, 1 ओम के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इस निचले वाले पॉइंट को क्या मानते हैं अपन, रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड के विभव को क्या लेते हैं 0। फिर इस नोड को क्या मानते हैं अपन Vx। Vx नोड पर क्या करते हैं अपन, जितनी भी करंट है उन सभी करंट को क्या मानते हैं आउटगोइंग। इसको माना मैंने I1, इसको माना मैंने I2, इसको माना मैंने I3। फिर क्या करते हैं, ये जो Vx नोड है इस पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं, यानी कि KCL। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना होगा 0। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा Vx, बैटरी का पहले चिन्ह कौन सा है प्लस, लेकिन अपन क्या करते हैं बैटरी के अंदर विपरीत चिन्ह लेते हैं, तो चिन्ह कौन सा आएगा माइनस। तो I1 क्या हो जाएगा Vx माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 2। प्रतिरोध का मान कितना है 2, उस प्रतिरोध का क्या लगाना है यहाँ पर भाग, प्लस I2। देखो ये Vx, ये बैटरी की प्लस प्लेट है, लेकिन अपन को क्या लेना है इसकी विपरीत प्लेट। तो Vx माइनस 4 बटे प्रतिरोध कितना है 1 ओम। फिर Vx कौन सी प्लेट आएगी इसमें प्लस वाली, Vx प्लस के 8, Vx प्लस के 8 बटे प्रतिरोध का मान कितना है आपका 3 बराबर क्या होगा 0। एलसीएम ले लो, कितने आ गए 6। इस 6 में इस 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को अपन इस संख्या से गुणा करेंगे। 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 Vx माइनस के 12 प्लस इस 6 में इस 1 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 को इस संख्या से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 Vx माइनस के 24 प्लस इस 3 का इस 6 में भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करें क्या आ जाएगा 2 Vx प्लस के 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो x x वाली संख्याओं को जोड़ लो, 3 और 6 9 और 2 11,
तो 11Vx माइनस के 12 और माइनस के 24 कितने हो गए? माइनस के 36। माइनस के 36 में से 16 घटाओ तो कितने बचेंगे? 20। देखो क्या हो गया? माइनस के 12 माइनस के 24 प्लस के 16। तो माइनस के ये कितने हो गए? 6 और 3 प्लस के 16। इसमें से घटाओ 0 और 2 कितने बचेंगे? माइनस के 20 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 20। तो अपन लिखेंगे 11Vx माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा? 0। Vx का मान कितना हो जाएगा? माइनस वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। और Vx से 11 क्या हो रहा है? गुणा। और गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगी? भाग। तो Vx का मान अपने पास कितना आ गया? 20/11। अब यदि मेरे को I1 का मान निकालना है तो Vx की जगह उसका मान रख देंगे। तो देखो I1 बराबर कितना हो जाएगा? Vx माइनस 4। सॉरी, अपन तो 1 ओम में निकालने वाली धारा निकाल रहे थे ना, तो 1 ओम में निकालने वाली धारा है उसका मान कितना है? I2। और I2 बराबर क्या है? Vx माइनस के 4 बटे कितना है? 1। देखो I2 का मान कितना है? Vx माइनस 4/1। इस समीकरण में Vx का मान जो अपन ने 20/11 निकाला था उसको इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 20/11 माइनस 4। नीचे तो 1 का, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे 1 लगा दो। एलसीएम कितना आ जाएंगे? 11। इसका भाग एक बार तो 20 माइनस 44। अब देखो 44 बचा ना, 44 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। वो भी किसके? माइनस के बटे 11। तो बराबर कितना आ जाएगा? 11 दूना 22 बचेंगे 2, 11 1.2। तो धारा का मान कितना आ गया? माइनस के 2.1 एम्पियर। अब देखो माइनस क्यों आया? क्योंकि अपन ने इसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार माना है। तो यदि करंट का मान माइनस में आ जाए तो बहने वाली धारा की दिशा इस दिशा में न होकर इसकी जस्ट क्या होगी? विपरीत दिशा में। मतलब धारा इस दिशा में न जाके जो 2.1 एम्पियर की जो धारा है वो क्या बहेगी? इस दिशा में बहेगी। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? I1, I2 या I3 का मान निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा की दिशा अपन ने नीचे की तरफ मानी थी, तो धारा की दिशा नीचे की तरफ ना होकर कौन सी तरफ होगी? ऊपर की तरफ। और धारा का मान कितना होगा? 2.1 एम्पियर। तो अपना आंसर कितना होगा? 2.1 एम्पियर। तो इस प्रकार अपन नोडल एनालिसिस की सहायता से बिना समीकरण बनाए अपन करंट का मान आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम को मैंने आपको सिखाया नोडल एनालिसिस की सहायता से ज्ञात करना। अब अगला जो अपना नियम है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल सा नियम है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है। नियम तो सिंपल सा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या चीज है? सबसे पहले इसकी संरचना समझ लेते हैं, होता कैसे है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। कुछ इस प्रकार से ये चारों प्रतिरोध इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये 4 प्रतिरोध है, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं इन 2 भुजाओं के बीच में। एक लगी होती है बैटरी, और बैटरी एक स्विच की सहायता से इन दोनों भुजाओं के बीच में लगी हुई रहती है। इसको बोलते हैं अपन बैटरी स्विच। ये बैटरी का प्लस सिरा और ये क्या होता है? माइनस। ये मान लो ए वाली भुजा है, ये कौन सी है? आपकी बी वाली। ये सी है, ये क्या है? डी। तो भुजा सी और डी इसके मध्य क्या लगा होता है? एक विभवमापी लगा होता है। विभवमापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, वो इस प्रकार से लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा का मान ज्ञात करता है। क्या मापता है? इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा। यदि जो गैल्वेनोमीटर है वो अपन को विक्षेप बताएगा कितना? 0। तो इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा? 0। मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।
और जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर कितना बताता है आपका, 0 विक्षेप बताता है, तो वो इस ब्रिज की कौन सी अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था। तो देखो ये जो 4 प्रतिरोध होते हैं, ये तो है आपका P, ये मान लो Q है, ये क्या है R, और ये क्या है आपका S है। P और Q, इसके अंदर कितने प्रतिरोध मैंने बताए, मैंने 4 में से जो 2 प्रतिरोध है, 2 कौन कौन से, P और Q, ये दोनों तो कौन से प्रतिरोध है आपके, आनुपातिक प्रतिरोध है। कौन से प्रतिरोध है, आनुपातिक प्रतिरोध। जो आपका R है, तीसरा नंबर का प्रतिरोध जो R है, वो क्या है आपका, अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है वो, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का अपन उपयोग करते हैं अज्ञात मान वाले प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए। जिन प्रतिरोधों का अपन को मान पता नहीं है, उनका प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब जिसका भी प्रतिरोध मापना है उसको अपन B और D, ये जो अज्ञात प्रतिरोध है, इसकी जगह उस प्रतिरोध को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों भुजाओं के बीच में लगा दिया जाता है। जो चौथा प्रतिरोध S है, वो क्या है आपका, परिवर्तित प्रतिरोध है। क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित प्रतिरोध का मतलब क्या है, ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को अपन कम ज्यादा करके इस ब्रिज को संतुलन अवस्था में लाते हैं, वो प्रतिरोध कौन सा है आपका, S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं, 2 तो होते हैं आनुपातिक प्रतिरोध, 1 होता है आपका अज्ञात, और चौथा होता है आपका कौन सा, परिवर्तित प्रतिरोध। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अपन जितने भी अज्ञात मान के प्रतिरोध हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये ब्रिज की कौन सी अवस्था में काम करता है, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था का मतलब है जब इस ब्रांच के अंदर से बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 0 होगा, तो ब्रिज कौन सी अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में। और संतुलन अवस्था के अंदर क्या होता है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बराबर, यानी कि P गुणा R, इसका मान किसके बराबर होगा, Q गुणा S के। क्या लिखा मैंने, व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन अवस्था में होता है तो इस ब्रिज की आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि क्या होगा आपका, P गुणा R बराबर क्या होगा आपका, Q गुणा क्या होगा, S। अपन को किसका मान निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध का। तो देखो P और R क्या हो रहा है, गुणा, गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा, भाग, तो R बराबर आ जाएगा Q गुणा S बटा क्या हो जाएगा, P। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। यहाँ पर R क्या चीज है आपका, अज्ञात प्रतिरोध। P और Q दोनों कौन से प्रतिरोध है, आनुपातिक प्रतिरोध। S क्या चीज है आपका, परिवर्तित प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, R बराबर Q बटे P इंटू क्या होता है, S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको अपन पहले लिख लेते हैं, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पर ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका उपयोग अज्ञात मान वाले प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने में किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, अज्ञात मान के जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। यह क्या करता है, ब्रिज की संतुलन अवस्था में कार्य करता है। जब आपका ब्रिज संतुलन अवस्था
संतुलित अवस्था में होगा तो ही व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, काम करेगा। इसमें क्या करते हैं, ब्रिज की संतुलन अवस्था में, ब्रिज की संतुलन अवस्था में जो मध्य वाली ब्रांच होती है या जो मध्य वाली भुजा में प्रवाहित धारा क्या होती है, शून्य होती है। ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, जो मध्य वाली ब्रांच होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, शून्य। और संतुलित अवस्था में क्या होता है, जो आमने सामने के प्रतिरोध होते हैं P इंटू R, आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि P इंटू R बराबर क्या होगा, Q इंटू S। अगर मैं अज्ञात प्रतिरोध R का मान इससे ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, Q इंटू S बटे क्या हो जाएगा आपका P। यानी कि अज्ञात प्रतिरोध बराबर Q बटे P इंटू क्या होगा आपका परिवर्तित प्रतिरोध, क्या होगा, परिवर्तित प्रतिरोध। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका उपयोग अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है। ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, मध्य वाली भुजा में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, शून्य। जब ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है तो आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। यानी कि P इंटू आर बराबर क्या होगा, Q इंटू एस। तो R बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे P इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब देखते हैं इस पे अपन क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन देखें व्हीटस्टोन ब्रिज का। ब्रिज की संतुलन अवस्था में यदि P बराबर 100 ओम तथा Q बराबर 1 किलो ओम, 1 किलो ओम तथा परिवर्तित प्रतिरोध का मान 120 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा, अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा। देखो कैसे सोल्व करोगे। P का मान दे रखा है आपको कितना, 100 ओम। Q का मान दे रखा है 1 किलो ओम। जो परिवर्तित प्रतिरोध अपन ने माना था S बराबर कितना है, 120 ओम। देखो ये ओम में, ये भी ओम में, लेकिन ये किस में, किलो ओम में। तो पहले किलो ओम को किस में बदलना पड़ेगा अपन को, ओम में। तो 1 किलो का मतलब कितना, 1000। तो Q का मान कितना हो गया, 1000 ओम। अब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर Q बटे P इंटू क्या होता है, S। Q का मान कितना है आपके पास, 1000। P का मान कितना है आपके पास, 100 गुणा परिवर्तित प्रतिरोध S का मान कितना है, 120। 2 जीरो से 2 जीरो, 120 को जब अपन 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 ओम। यदि अपन का आंसर दे रखा है किलो ओम में, तो किलो ओम में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे अपन, 1200 में किसका भाग लगा देंगे अपन, 1000 का। तो 3 छोड़ के दशमलव लग जाएगा, 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा, 1.2 किलो ओम। ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा किरचॉफ का नियम, नोडल एनालिसिस और व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। तो दोस्तों इन नियमों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और जो नोडल एनालिसिस का मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक से किरचॉफ के जो 1-2 प्रॉब्लम्स है उनको आप सोल्व कीजिए। आपको उससे बहुत कम समय में
आप उसमें करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।